ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। लास्ट क्लास के होमवर्क की चर्चा करें तो मैंने कहा था कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के साथ साथ लर्न भी कर लेना है। चलिए, आपने इन सभी चीजों को लर्न किया होगा ऐसे मुझे उम्मीद है। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो इन्वेंट्री और स्टॉक तक के टॉपिक सारे पढ़ लिए थे और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत होगी। आज 20 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बात करेंगे हम लोग। कौन सा टॉपिक है जी? 20 ना? चलो तो देखते हैं जरा 20 नंबर टॉपिक। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नाम से पता चल रहा है। एक जो ऑपरेशन वर्ड है ना, ये बहुत कुछ बतलाता है। एक होता है रेवेन्यू और एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दोनों में बहुत फर्क होता है। क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस रेवेन्यू अर्न। रेवेन्यू अर्न तो किया बाय अ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मींस या बिजनेस एंटिटी मींस कोई भी फर्म या कंपनी, उसको बिजनेस एंटिटी या एंटरप्राइज बोलते हैं। फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बहुत प्यारा सा वर्ड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो उसका मेन बिजनेस है उससे जो रेवेन्यू अर्न किया उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे कि सामान को बेचना। अच्छा, एक बात और समझना, जब सामान को बेचने की बात करें सेल ऑफ गुड्स की, तो हमेशा नेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी? नेट। नेट मतलब सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर दो तो जो आएगा वो नेट अमाउंट आएगा, तो सेल ऑफ गुड्स। दूसरा है सेल ऑफ सर्विसेज, जैसे कि हम लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, लेकिन ध्यान रहे नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। ये नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस मींस अगले उसमें समझ में आएगा, जैसे इंटरेस्ट अर्न्ड या डिविडेंड अर्न्ड। अब ये इंटरेस्ट अर्न्ड या डिविडेंड अर्न्ड ये क्या है जी? तो इंटरेस्ट अर्न और डिविडेंड अर्न ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। अब पहले फाइनेंशियल एंटरप्राइज समझते हैं, फिर उसके बाद बताता हूं कि एक्चुअल में ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल होता क्या है। जैसे कि यहां पे एक बैंक क्या करती है? लोगों का पैसा अपने पास रखती है ना? लोगों से पैसा लेती है, उसको ब्याज भी देती है। लेकिन ये बैंक आपसे मान लो 4% पे पैसे लिए और लोगों को 10%, 12%, 15% पे पैसे देती है। तो जो बैंक है, बैंक का मेन काम, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इंटरेस्ट। बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इंटरेस्ट। उसका तो वही रोजी रोटी है भाई, है ना? तो ये जो इंटरेस्ट कमाना है वो उनके लिए रेगुलर नेचर का काम है। यही अगर काम मैं अपने लिए बोलूं तो मैं इंटरेस्ट कमाना कोई रेगुलर नेचर का काम नहीं है। मैंने बैंक में पैसा जमा कराया तो ऐसा नहीं है कि मुझे रोज इंटरेस्ट मिलेगा या मेरा काम ही यही है, बिजनेस ही यही है, नहीं ना। मेन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? टीचिंग, है ना? मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है टीचिंग। तो टीचिंग से जो रेवेन्यू आएगा वो फीस वाला आएगा। जबकि अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उससे जो पैसा आ रहा है ब्याज का, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। समझ गए? ऑपरेशन से नहीं है। तो बैंक के लिए जो काम है ऑपरेशन है। तो इसलिए बोला कि यहां पे जितने भी इंटरेस्ट अर्न या डिविडेंड अर्न है वो फाइनेंशियल कंपनीज के बेसिस पे है या फाइनेंशियल एंटरप्राइज के बेसिस पे है। बाकी सेल करना, सर्विस करना, ये सब नॉन फाइनेंशियल के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं, LIC। अब LIC क्या करता है? लोगों का पैसा लेता है और इंश्योरेंस देता है ना? तो ये जो इंश्योरेंस देना है वो फाइनेंशियल का काम हो गया। इसका क्या हो गया जी? फाइनेंशियल का काम हो गया। उनका काम ही यही है। तो इन सब से जो पैसा आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब अगर सीधी सादी लैंग्वेज में समझो तो जिस बंदे का जो काम है उस काम से जो पैसा आ रहा है उसको बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक स्टेशनरी बेचने वाला स्टेशनरी बेच के पैसा आता है उसके पास, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक कबाड़ी वाला कबाड़ी बेच के, भाई कबाड़ी लेता है लोगों से, उसको फिर कम दाम पे लेता है, थोड़ा सा ज्यादा दाम पे बेचता है, उससे जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट होगा। एक मान लो एक समोसे कचौड़ी बेचने वाला, उसके पास जो पैसा आएगा वो क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन उसने टीवी बेच दिया, उससे जो पैसा आया वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है। ओके, यहां पे भी बताया एक टमाटर बेचने वाला रोज मंडी से टमाटर लेके आता है और बेचता है। तो ये जो टमाटर है इसके लिए गुड्स है और ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसका काम ही यही है ना? तो इससे जो पैसा आएगा उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगला है हमारे पास
ट्रेड रिसीवेबल, बहुत ध्यान से देखना, इसमें कहते हैं ध्यान हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो बच्चे बार बार पूछते हैं। इसलिए बच्चे इसलिए बार बार पूछते हैं क्योंकि जब पढ़ाया जाता है तब फोकस होता नहीं है। तो ध्यान से समझना, क्योंकि इस सेशन में जो बता रहा हूं मैं, दिस इज माय बेस्ट लेक्चर इन माय लाइफ रियली, क्योंकि इससे पहले सिर्फ चीजें बता दी, इस बार आपको विजुलाइज भी करा रहा हूं, तो बहुत अच्छी तरीके से देखना कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल मींस अमाउंट रिसीव करना है, किया नहीं है, करना है, लेना है किसी से पैसे, फॉर सेल ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है जब हमने किसी को सामान दिया या सर्विस दी, लेकिन सामने वाले ने अभी पैसा नहीं दिया, वो कह रहा है मैं बाद में दूंगा, तो ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्या कहते हैं उसको? ट्रेड रिसीवेबल। जैसे मान लो हमने किसी को टीच किया, उन्होंने कहा सर मेरे को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, थोड़े दिन बाद दे पाऊंगा। तो हमारे लिए जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? टीचिंग, इससे रेवेन्यू आता है ना। फिर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, हमारे स्टाफ के, हमारे पास जो स्टाफ होता है उनको सैलरी देते हैं, किराया देते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं वो मीट करते हैं हम लोग। तो जो पैसा जो सर्विस देने से या फिर सामान को बेचने से जो आया, लेकिन वो अभी आया नहीं है, अभी आएगा, फ्यूचर में आएगा। देखो, बेचना, सर्विस देना ये रेवेन्यू का पार्ट है, लेकिन पैसा अभी आया नहीं, आएगा, ये ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है। अब ट्रेड रिसीवेबल दो तरीके से, मतलब ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें इंक्लूड करते हैं। पहला है डेटर और दूसरा क्या है? बिल रिसीवेबल। डेटर, दूसरा बिल रिसीवेबल। अब डेटर क्या होता है? डेटर इज अ पर्सन और अ फर्म, पर्सन भी हो सकता है और फर्म भी हो सकता है, टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड और बिजनेस रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। पॉइंट टू बी नोटेड, किस पे है जी? ये उधार पे, क्रेडिट पे, एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, अभी पैसे मिले नहीं है। मतलब हमने सामान बेच दिया, हमने सर्विस दे दी, लेकिन सामने वाले ने अभी पैसे नहीं दिए, तो सामने वाला बंदा हमारे लिए डेटर होगा। तो डेटर वर्ड के लिए एक चीज याद रखना, डी फॉर डेटर, डी फॉर देना। मेरे साथ साथ रिपीट करो, डी फॉर डेटर, डी फॉर देना। दोबारा बोलो, डी फॉर डेटर, डी फॉर देना। जिसको हमने उधार सामान दिया है वो बंदा मेरे लिए क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। मतलब वो बंदा, उसको डेटर बोलते हैं। नाम रामलाल है, मुरारी लाल है, सोहन लाल है, विजय लाल है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा कौन है? वो डेटर है। कौन है वो? डेटर। तो डेटर एक तरीके का अमाउंट, जो पैसा अभी मिलना है, जो सामने वाला बंदा वो डेटर है, लेकिन जो उससे पैसा लेना है उसको बोलते हैं डेप्ट। क्या बोलते हैं उसको? डेप्ट। अभी पैसा मिला नहीं है, मिलेगा, वो उस पैसे को बोलते हैं डेप्ट, सामने वाले को बोलते हैं डेटर। तो यहां पे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मुरारी लाल है जो ये टेबल और चेयर बेचता है रामलाल को। रामलाल ने इसको खरीदा, लेकिन वादा करता है कि मैं आपको 60 दिन बाद पैसे दे दूंगा, 60 दिन बाद पैसे दे दूंगा। और सामान मान लो इसने कुछ, मान लेते हैं चलो इसने 10,000 रुपए का सामान खरीदा। कितने का सामान खरीदा जी? 10,000 रुपए का उसने सामान खरीदा। अब ये जो 10,000 रुपए का सामान इसने खरीदा है, ये 10,000 रुपए एक तरीके से मुरारी लाल के लिए, कि अभी पैसा लेना है, मिला नहीं है, अमाउंट ड्यू है, एक तरीके का ये डेप्ट है। और यहां पे अगर बात करें हम लोग कि मुरारी लाल के लिए रामलाल, रामलाल कौन है? रामलाल डेटर है। किसका? मुरारी लाल का। आप मेरे कौन हो? स्टूडेंट्स हो, है ना। ऐसे ही मुरारी लाल रामलाल के लिए कौन है? मुरारी लाल के लिए रामलाल कौन है? डेटर है। तो रामलाल डेटर कहलाएगा मुरारी लाल के लिए। क्लियर है जी? तो डी फोर देना, डी फोर डेटर। डेटर कौन होता है? जिसको हमने उधार माल बेचा है या सर्विस उधार पे दी है और पैसा अभी मिला नहीं है, मिलेगा, उस बंदे को बोलते हैं डेटर। तो सर, जिस बंदे को, मान लो मैं अपने घर के पास एक दूध वाले से दूध की थैली ले आई और 20 रुपए दे दिया, तो क्या मैं उसका डेटर हो गई? नहीं। आपने सामान लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन पैसे आपने दे दिए तो आप उसके डेटर नहीं हो। लेकिन अगर आपने पास की दुकान से दूध खरीदी होती और बोला होता भैया पैसे कल देके जाऊंगी, तो वो अपनी कॉपी में लिख लेता, कहता भाई इससे पैसे लेने हैं, लिखता है ना, ऐसे लिखता है ना।
तो कौन हो आप उसके? डेटर। अभी पैसे देने नहीं है, वो दिए नहीं है, देने हैं। डन, ओके। यहां पे एक अगला है बिल्स रिसीवेबल। ये स्टोरी अभी समझ में नहीं आएगी जब मैं बोलूंगा, बेहतर है कि हम इसको अच्छी तरीके से और समझें। सामान को हम दो तरीके से बेचते हैं, पहला है कैश पे, दूसरा है उधार पे। कोई बात नहीं, उधार ले जाओ, दे देना पैसे। सर उधार क्यों बेचते हैं हम? उधार हम अपनी सेल बढ़ाने को लेते हैं। मतलब मान लो अब एक बंदे के पास पैसा नहीं है अभी, लेकिन हम कहते हैं चल कोई बात नहीं, ले जा, दे दियो, सैलरी जब आ जाएगी तो, या पैसे आ जाएंगे तब दे देना। इससे क्या होगा? वो ज्यादा सामान खरीदेगा। आज क्रेडिट कार्ड की वजह से ही लोग ज्यादा सामान खरीदने लगे। अगर क्रेडिट कार्ड ना हो और पैसे सिर्फ डेबिट कार्ड से देने हो ना, फिर लोग सोच के खरीदेंगे कि यार पैसा जा रहा है। वो कहते हैं चल बाद में तो बिल पे करना है। तो क्रेडिट कार्ड की वजह से ये ज्यादा सामान खरीदते हैं। और क्रेडिट कार्ड जो अच्छे लोग होते हैं उनको तो जबरदस्ती दे रहे होते हैं, लो भैया लो क्रेडिट कार्ड ले लो, क्योंकि उनको फंसाना है ना, उसमें खर्चे बढ़वाने हैं उनके, है ना। तो उधार पे बेचना। अब यहां पे मुरारी लाल है, ध्यान से समझना जी, मुरारी लाल है जिसने विजय लाल को उधार पे सामान बेचा। विजय लाल को उधार पे सामान बेचा, विजय लाल ने उधार पे सामान खरीद लिया। अब उसने बोला कि मैं आपको पैसे भाई देता हूं 60 दिन में। तो विजय लाल मुरारी लाल के लिए कौन हुआ? डेटर हुआ। यह बात क्लियर है भाई? आगे चल के कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए मेरे साथ साथ जो बता रहा हूं उसको समझो। मुरारी लाल के लिए विजय लाल डेटर हो गया, है ना। लेकिन विजय लाल कहता है अरे भाई साहब 60 दिन के उधार में तुमको दूंगा, भाग गए मेरे पैसे लेके, तो कोई भरोसा थोड़ा है। तो मुरारी लाल क्या करेगा? एक पेपर पे एक लिखेगा कि मैं वादा करता हूं कि 60 दिन बाद आपको पैसे दे दूंगा, विजय लाल के बिहाफ में, और उस पर विजय लाल का सिग्नेचर ले लेगा और वापस अपने पास रख लेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज आपका स्कूल जाने का मन नहीं था, आपने सुबह सुबह ही अपनी फ्रेंड को फोन कर दिया, सुबह सुबह ही, अरे यार वो मन नहीं कर रहा आज जाने का, एक काम करेगी, मेरा ना एक एप्लीकेशन लिख दियो, और पापा के साइन की प्रैक्टिस तो मैंने बहुत कराई है, तेरे को पता ना तेरे को कैसे मारने हैं साइन, मार दियो साइन, तू सिखाया इसी दिन के लिए था तेरे को, साइन मार दियो और बोल दियो कि वो घर पे देने हैं, वो उनका भाई आया था देने, बहुत तबीयत खराब है उसकी, वो आज नहीं आएगी, टीचर को बता दियो। तो उसने अपने लिए लिखा क्या एप्लीकेशन? हाँ, किसके लिए लिखा? आपके लिए लिखा, आपके बिहाफ में एप्लीकेशन लिखेगी वो। ऐसे ही मुरारी लाल उस पर लिखेगा मैं वादा करता हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, लिखेगा कौन? मुरारी लाल, कि मैं वादा करता हूं कि आपको 60 दिन बाद पैसे दे दूंगा, और विजय लाल के बिहाफ में, और विजय लाल के साइन सिग्नेचर स्टैंप लगवा लेके अपने पास रख लेगा। अब कल को अगर पैसा नहीं देता विजय लाल तो कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाएगा, ये तो देगा पैसे अपने आप ही, समझे? तो अच्छा, एक बात बहुत जरूरी है यहां पे समझने वाली, कि यहां पे अब विजय लाल कौन होगा? जब सामान बेचा तो विजय लाल डेटर हो गया, लेकिन जैसे उसके ऊपर एक बिल लिखा तो डेटर की कैटेगरी से हटके वो बीआर की कैटेगरी में आ जाएगा। किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? बीआर, क्योंकि हमने उसको डेटर की कैटेगरी में नहीं रखा, हमने उसके ऊपर बिल लिख दिया, तो वो बीआर की कैटेगरी में आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने राइट पॉकेट में 100 रुपए का नोट निकाल के लेफ्ट पॉकेट में रख लिया, कुछ नहीं फर्क पड़ा, है तो भाई दिया, लेना तो अभी भी पैसे उससे, लेकिन डेटर की कैटेगरी से वो किस में आ जाएगा? बीआर की कैटेगरी में, बिल रिसीवेबल की कैटेगरी में। ये स्टोरी पूरी समझ में आ गई? ओके, यहां पे पूरा बताया हमने कि रिटर्न एग्रीमेंट है, ये बिल यहां से उठा के इसको लिखेगा, ये इसको एक्सेप्ट करके साइन वाइन करके वापस इसको दे देगा, बिल वापस इसके पास आ जाएगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो पूरा प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये एक तरीके से अभी पैसे लेने हैं, तो जो 10,000 रुपए है वो अब डेटर की कैटेगरी से हटकर बिल रिसीवेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। अब ये जो बंदा है, कौन बंदा? ये बंदा, ये भाई साहब मुरारी लाल, इस मुरारी लाल को क्या बोलते हैं? मुरारी लाल को बोलते हैं जी हम लोग ड्रॉर। क्या बोलते हैं? ड्रॉर। यहां पे लिखा होगा, चलो यही समझाता हूं मैं। मुरारी लाल को हम लोग बोलते हैं ड्रॉर, क्योंकि जो बिल लिखता है उसको बोलते हैं ड्रॉर, और जो बिल एक्सेप्ट करता है, क्या करता है जी? बिल
एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर या ड्रॉई। तो स्टार्टिंग में यही लिखा हमने कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द सेलर। कौन लिखता है? सेलर, जिसको हम ड्रॉअर बोलते हैं। एंड द बायर, ऑन द बायर, जिसको बोलते हैं ड्रॉई। जो बिल लिखता है उसको बोलते हैं ड्रॉअर, जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं क्या? ड्रॉई। इन विच द सेलर डायरेक्ट्स द बायर टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट एट अ स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। मतलब उस पर लिखता है कि तुम इस पर्टिकुलर डेट को मुझे पैसे दे दोगे। सच बिल बिकम्स बिल रिसीवेबल फॉर द सेलर आफ्टर गेटिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द बायर। बोला ना, ये देखो यहां पे ये बिल इस पे लिखेगा, ये बिल को एक्सेप्ट करेगा और इसको दे देगा। ये जो बिल है इसको बोलेंगे बिल रिसीवेबल, और ये जो बंदा है ये, इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉअर, और इसको क्या बोलेंगे? इसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ये ड्रॉअर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ड्रॉई हो जाएगा। पूरी स्टोरी समझ में आ गई? वही स्टोरी हमने यहां पे लिखा है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रेड पेबल्स। अब जैसे बिल्स रिसीवेबल था, ऐसे ही यहां पे ट्रेड, भाई जैसे वहां पे ट्रेड रिसीवेबल था, ट्रेड रिसीवेबल ही बताया था वहां पे, ऐसे यहां पे ट्रेड पेबल्स है। अब कहता है इट रेफर्स टू द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब यहां पे हमने सामान लिया है लेकिन अभी पैसे दिए नहीं है, देना है। सर्विस ले ली है लेकिन पैसे दिए नहीं है, देना है। बिजनेस में होता है भाई। मुरारी लाल की दुकान है समोसे बेचने की, ठीक है? या चलो एक काम करते हैं, एक फर्नीचर बनाने वाला बंदा है, अब ये लकड़ियां खरीदता है और फर्नीचर बना के जो रिटेलर है उसको देता है, रिटेलर कस्टमर को देता है। अगर इस प्रोसेस को समझे हम लोग यहां पे, तो इस प्रोसेस में एक बहुत प्यारी सी बात है कि जो मैन्युफैक्चर है, जो फर्नीचर बनाता है, वो लकड़ियां हमेशा कैश पे नहीं खरीदेगा, कई बार उधार पे भी खरीदता है। क्या करता है? उधार पे खरीदता है। तो अभी पैसे दिए नहीं है उसने, देने हैं। इसको बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। ये दो तरीके का होता है, एक होता है क्रेडिटर और एक होता है बिल्स पेबल। अब ये क्रेडिटर कौन होता है? जैसे डेटर था ऐसी क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर इज द पर्सन और अ फर्म। अब यहां पे पर्सन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? ये फर्म भी हो सकता है। तो पर्सन और फर्म फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज, जिनसे हमने सामान खरीदा है या सर्विस ली है, ऑन क्रेडिट, उधार पे, एंड पेमेंट, जो पैसा है वो अभी दिया नहीं है, अभी देना है। पैसा दिया नहीं है, अभी देना है। अब यहां पे वही एग्जांपल लेते हैं जो पहले बताया था। मुरारी लाल ने सामान बेचा रामलाल को, तो रामलाल ने खरीदा। रामलाल कहता है कि 60 दिन बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। रामलाल कहता है 60 दिन बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो मुरारी लाल ने यह सामान तो बेचा है, मुरारी लाल ने यह सामान क्या किया है? बेचा है। ओके, तो जिस बंदे को उधार पे बेचा है, अभी पैसे उससे लेने हैं, ये रामलाल अभी पिछले एग्जाम्पल बताया था, वहां पे डेटर होगा, जिनसे पैसे लेने हैं। लेकिन रामलाल को पैसे देने हैं। किसको देने हैं? मुरारी लाल को। भाई देखो, मुरारी लाल ने सामान बेचा उधार पे रामलाल को, तो रामलाल के व्यू पॉइंट से देखो तो पैसे देने हैं। किसको देने हैं? मुरारी लाल को। तो मुरारी लाल जो है वो क्रेडिटर की कैटेगरी में आएगा। किसकी कैटेगरी में आएगा? क्रेडिटर की कैटेगरी में। अब दोनों को एक साथ समझो। मुरारी लाल के लिए रामलाल डेटर है, रामलाल डेटर है, जबकि रामलाल के लिए मुरारी लाल क्रेडिटर है। समझ गए? इस तरीके की चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। ये तब होता है जब हम किसी को सामान उधार पे बेचते हैं या खरीदते हैं, इसमें डेटर क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट आता है। डन। इसी तरीके से अगर आगे बात करें तो एक होता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है? तो इट रेफर्स टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट बाय अ पर्सन हु हैव परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। बिल्कुल वही सारी चीजें, बस जहां पे बिल्स रिसीवेबल था यहां पे क्या हो गया? बिल्स पेबल हो गया। इस स्टोरी को समझाने के लिए ये पूरी कहानी समझ लो। वापस से वही स्टोरी है। इसने एक सामान इसको बेचा उधार पे, ये बंदा डेटर हो गया, ये बंदा डेटर हो गया। इसने एक बिल लिखा इसके ऊपर, इसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके साइन करके वापस इसको दे दिया। अब समझो यहां पे पूरी बात। अब बुक्स ऑफ मुरारी लाल के लिए विजयलाल डेटर होगा। भाई इसने जब इसको सामान बेचा तो विजयलाल यहां डेटर हो गया।
अब उसके ऊपर एक बिल लिख दिया, तो डेटर की कैटेगरी से हटकर वो बीआर की कैटेगरी में आ गया। किसकी कैटेगरी में आ गया? बीआर, बिल रिसीवेबल की कैटेगरी में आ गया। अब उल्टा सोचो ना यार, ऐसे समझो मैंने तुम्हें 10 रुपए का सामान बेचा उधार पे, तो मुझे आपसे पैसे लेने हैं लेकिन आपको मुझे पैसे चुकाने हैं। यह फर्क तो समझ में आता है। वही बात यहां पे भी है कि यहां पे अगर विजय लाल की बात करें तो विजय लाल के लिए जो मुरारी लाल है वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। और जैसे उसके ऊपर उसने बिल एक्सेप्ट करके वापस दे दिया तो इसके ऊपर एक बिल है कि भाई इसको पैसे देने हैं 60 दिन बाद। ओके, एक्सेप्ट कर रखा है, तो ये बिल पेबल की कैटेगरी में, इसके लिए वो बिल पेबल है, सामने वाले को पैसे देने हैं। ओके, तो ये एक तरफ लेना एक तरफ देना, इस तरीके की सिचुएशन है। और मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। डन? क्लियर है? मतलब मुरारी लाल के लिए जो विजय लाल भाई साहब है, ये सामने वाला बंदा डेटर है, बिल लिख दिया तो डेटर की कैटेगरी से हटकर बी आर की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे ही विजय लाल के लिए मुरारी लाल क्रेडिटर है, लेकिन जैसे उसके ऊपर बिल लिखा तो वो बी आर की कैटेगरी से, क्रेडिटर की कैटेगरी से हटकर बीपी की कैटेगरी में आ जाएगा। कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा जी? बीपी की कैटेगरी में आ जाएगा। अगला है कॉस्ट। भाई कॉस्ट मतलब क्या? कोई भी सामान जब बनाते हैं तो उसमें चीजें तो लगती हैं, जैसे ये भाई साहब समोसे बनाता है, आप देखो ना गरम गरम समोसे का नाम लेते मुंह में पानी आ रहा है कईयों के, बिल्कुल पिक्चर, अरे वाह यार समोसा। तो समोसे बनाता, अब समोसे में सोचो और इमेजिन करो क्या क्या होता है। भाई उसमें पनीर होता है, मटर है, आलू है ना, उसको तलते हैं तो तेल की जरूरत पड़ती है, ये सब में पैसा तो लगा है, इसको बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। अभी यूं समझो कि अभी तुम लोग पढ़ रहे हो यहां पे बैठ के, अब यहां आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या लगता है कि यहां पे कुछ नहीं है, बस आए तो जो आपने फीस दी वो सब मेरे पास आ जाता है? जी नहीं, यहां पे जो कैमरामैन है उसकी सैलरी, उसकी पेमेंट देनी होती है। यहां पे जो स्टाफ है उन स्टाफ की सैलरी देते हैं, वो हमें देना होता है, किराया देना होता है इस स्टूडियो का, इसकी मेंटेनेंस का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, और इस तरीके के बहुत सारे खर्चे हैं। तो सब हमारे लिए क्या है? कॉस्ट है, हमें बियर करनी रहती है। क्लियर है जी? तो कॉस्ट is the total expenditure incurred or chargeable to a specific product or activity, जो वहां पे लगी है, जो खर्चे लगे हैं। अब यहां पे मान के चलो ये टेबल और चेयर बनाई गई, तो टेबल और चेयर में क्या है? लकड़ियां, कील, ये सब जो लेबर काम करती है उसको पैसे देंगे, तो ये सब क्या कहलाएगा? कॉस्ट कहलाएगा। यूं समझो कि तुम्हारे को स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला है और बोला भाई कि ये ना प्रोजेक्ट बनाने को, अब आपने कहा हाँ ठीक है भाई। अब वो प्रोजेक्ट क्या है? अपने बड़ी बहन को पटाते हो, कहते हो भाई ऐसा है ये प्रोजेक्ट लिख देगी क्या? मैं क्यों लिखूं? अच्छा एक काम करना, तेरे को 100 रुपये दूंगी, लिख देना प्लीज। अच्छा ठीक है लिख दूंगी। 100 रुपये कब देगी बता? अच्छा अभी दे रही हूं ना। भाई साहब 100 रुपये, आपने जैसे उसने हाँ भरी आपने 100 रुपये निकाल के दे दिया। अब उस प्रोजेक्ट को बनवाने का खर्चा है ना तुम्हारा, कितना है? 100 रुपये, क्योंकि तुमने दिया उसके लिए। समझ गए? तो ये क्या है? कॉस्ट है एक तरीके से। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। अगला है हमारे पास वाउचर। अगला वर्ड क्या है? वाउचर। वाउचर एक तरीके का एविडेंस होता है। क्या होता है जी? एविडेंस होता है। जैसे जब आप यहां पे फीस पे करते हो, जब आप यहां पे क्या पे करते हो? फीस पे करते हो, तो एक तरीके का एविडेंस मिलता है आपको, है ना, कि हाँ भाई आपने फीस दी है, उसकी एक रिसिप्ट मिलती है आपको। जब कोई दुकान से सामान खरीदने जाते हो तो आपको वहां पे इनवॉइस या बिल मिलता है, वो भी एक तरीके का एविडेंस है। बिजनेस में भी जैसे हम लोग भी जब सामान खरीदते हैं तो हम लोग बिल लेते हैं, वो बिल क्या है? एक तरीके का एविडेंस है कि हमने ये सामान खरीदा और खर्चा किया है। कल को आप मोबाइल भी खरीदते हो तो एक बिल मिलता है ना, इसी बिल के बेसिस पे आपको वारंटी मिलती है या गारंटी मिलती है। तो वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके जी? जैसे यहां पे इस भाई साहब ने इसको सामान बेचा, इसने इसको खरीदा, अब ये क्या करेगा? एक इनवॉइस देगा इसको। किसको देगा? किसको देगा? रामलाल को देगा। तो रामलाल के लिए एक तरीके का ये क्या है? वाउचर है, डॉक्यूमेंट है। इसके बाद डिस्काउंट क्या होता है? सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, लगा होता है बड़ा बड़ा 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट वर्ड से तो फैमिलियर हैं हम लोग। तो डिस्काउंट इज एनी टाइप ऑफ रिडक्शन, एक तरीके की रिडक्शन है। किसमें जी? प्राइस या सेल प्राइस में जो हमें पैसा देना है एक तरीके से। कौन देता है? सेलर। किसको देता है? बायर को देता है। भाई कभी भी जब सामान खरीदने जाते हैं तो जो प्राइस है मान लो 1000 रुपए का, वहां पे लिखा होता है 200 रुपए का डिस्काउंट है, लिखा होता है 200 रुपए का डिस्काउंट है, और आपको मिलता है 1000 रुपए वाला सामान 800 रुपए में।
तो एक तरीके का डिस्काउंट है, और जो प्राइस है उस प्राइस में 200 रुपए कम हो गए। कौन दे रहा है? सेलर दे रहा है। किसको दे रहा है? बायर को दे रहा है, तो बायर को ही मिल रहा है। बायर के लिए क्या फायदा है, और सेलर के लिए क्या एक तरीके से लॉस है। दो तरीके का होता है ये, यहां बताया हमने। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट व्हाट? ट्रेड डिस्काउंट इज द रिबेट, एक तरीके का रिबेट होता है। क्या होता है जी? रिबेट होता है अलाउड बाय द सेलर एट अ फिक्स परसेंट ऑफ द लिस्ट प्राइस। किस पे? लिस्ट प्राइस पे। जैसे इसने इसको सामान बेचा 4000 रुपए का टेबल और 2000 की चेयर बेची, टोटल कितने का हो गया? 6000 का। 6000 टोटल बना। अब उसने कहा ऐसा है भाई साहब 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो 6000 पे 10% 600 रुपए, एक्चुअल में 5400 ही पे करना है। तो ये जो 600 रुपए है इसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। एक चीज और समझो, ट्रेड डिस्काउंट हम तब देते हैं जब अपने सेल को बढ़ानी हो। कहते हैं यार एक सामान लिया दूसरा भी ले जा, चल 10% डिस्काउंट दे दूंगा, तो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए यहां पे डिस्काउंट देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अगला है यहां पे जो दूसरा है, दूसरा भी बताता हूं, पहले ये समझो ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड कि ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, और होलसेलर किसको ऑफर करता है? रिटेलर को। मैन्युफैक्चरर ऑफर करता है होलसेलर को, और होलसेलर ऑफर करता है किसको? रिटेलर्स को। दूसरी बात, इसको कभी भी बुक्स में नहीं दिखाते। ये जो 600 रुपए का डिस्काउंट दिया है इसको दिखाया नहीं जाता कि हाँ 6000 रुपए का सामान था माइनस 600 रुपए का डिस्काउंट दिया 5400, तो 600 रुपए को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। वहां माइनस करके तो दिखाया जाएगा, लेकिन इसकी कहीं एंट्री नहीं पास की जाती। आगे चल के एक चैप्टर सिखाऊंगा जनरल एंट्री का, वहां देखेंगे हम लोग इसकी कोई एंट्री ही नहीं करते, डायरेक्ट 5400 की एंट्री पास कर देते हैं। ओके, तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। किसको रिकॉर्ड नहीं करते? जोर से बोल के बताओ। ट्रेड डिस्काउंट को। किसको रिकॉर्ड नहीं करते? ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। अगला है इसमें कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सामने वाले से जल्दी पैसे लेने के लिए देते हैं हम लोग। कैश डिस्काउंट इज अ रिबेट अलाउड टू द बायर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। किस चीज के लिए? प्रॉम्प्ट पेमेंट, कि भैया अभी दे दोगे। जैसे यहां पे अगर देखिए हम लोग, तो टेबल और चेयर 6000 रुपए की बेची, 600 रुपए का डिस्काउंट मतलब 5400। अब ये बोलता है ठीक है 1 महीने बाद दे जाऊंगा, 1 महीने बाद दे जाऊंगा, लेकिन कहता है अरे ठहरो तो सही, अगर अभी अगर पैसे देते हो ना, आज या कल में पैसे देते हो या अभी दे देते हो, तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। अब उसके मन में लालच आ जाएगा, कहेगा अरे वाह यार 10% और फायदा हो रहा है, तो 4860 रुपए पे करना है, ले अभी ले पैसे, दे देगा वो। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट कराने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट को हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है। एक बात आपने गौर किया कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस देख रहे हो आप यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है और होलसेलर रिटेलर को देता है। रिटेलर कस्टमर को कभी भी जल्दी से कैश डिस्काउंट नहीं देता, ठीक है। कैश डिस्काउंट ये आपस में होलसेलर को मिलेगा मैन्युफैक्चरर से और रिटेलर को मिलेगा होलसेलर से। कस्टमर को क्या कैश डिस्काउंट? कस्टमर तो हमेशा कैश पे लेगा, कस्टमर उधार पे नहीं लेता है, कस्टमर को हम उधार भी नहीं देते हैं। हाँ एक चीज है यहाँ पे कि जैसे कई बार होता है कि कोई उधारी लेके जाता है तो 10 रुपए वाला सामान प्रिंट रेट पे ही देते हैं, लेकिन मान लो अगर वो अभी दे देता पैसे तो कहते हैं 50 पैसे और सस्ता मिल जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट को कभी नहीं करते, सिर्फ कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करते हैं? कैश डिस्काउंट को। तो यहां पे हमने बताया भी है कि मान लो ये जो सिचुएशन हुई 540 रुपए वाली, यहां पे देखो डिस्कस किया हमने कि कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। अच्छा, यहां पे है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एक्सपेंस माना जाएगा जो दे रहा है, जो सामान बेच रहा है। आप दुकानदार के पास गए, आपने बोला भैया जींस कितने की है, मान लो बोलता है कि भाई 1000 रुपए की है, लेकिन कहता है कि पैसे अभी दे दोगे। आपके लिए वैसे ऐसा रिटेल के केस में नहीं होता। मान लो मैं हूं, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर्स बाई करते हैं। ओके, अब रजिस्टर बाई करते हैं। अब हमने बोला भाई कि ये जो रजिस्टर है 500 रजिस्टर बाई करने हैं। उसने कहा ठीक है, हमने कहा बताओ क्या है, तो उसने बोला कि भैया पैसे अभी दे दोगे ना तो 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो उसने डिस्काउंट दिया, उसके लिए क्या खर्चा और मेरे लिए क्या फायदा है? मेरे को तो मिल गया पैसे एक्स्ट्रा, मेरे को कम पैसे देने पड़े। जहां पैसे देने थे मान लो एक रजिस्टर के लिए 150 रुपीज, अब मुझे सिर्फ मान लो 135 रुपए देने पड़ रहे हैं, 135, तो फायदा ही है ना मेरे लिए 15 रुपए का। तो रिसीविंग पार्टी के लिए इनकम है और जो पार्टी इसको अलाउ कर रहा है उसके लिए क्या है? एक्सपेंस है।
तो ये दो टर्म भी और समझ में आ गए होंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। डन। ट्रेड डिस्काउंट नाम से पता चल रहा है, ट्रेड क्या पता चल रहा है, ट्रेड। ट्रेड मतलब जो बिजनेस करने के लिए दिया जा रहा है, और सेल करो और सेल करो और सेल करो। और कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, किसके लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। अगला है हमारे पास बैड डेट, वो पैसा जो डूब गया। अब जैसे मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, पैसे मांगने आती है, आपने उसको दे दिए, भाई 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, क्या क्या तो लेके गई थी कि कल दे दूंगी, यार देती हूं तेरे को पैसे में। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए। 9वीं क्लास में लिया था, आज 11वीं क्लास में आ गए आप, अब तक पैसे देने को राजी नहीं। आपने कहा चल छोड़ यार, लेकिन अब पैसे नहीं दूंगी इसको मैं कभी, देने को राजी नहीं। और जब भी मांगू ना पैसे, अच्छा तू मेरी दोस्त नहीं है। अब यही बात हो गई, दोस्ती के बीच में वो पैसे की दीवार आ गई है, मेरे से मेरी मतलब दोस्ती नहीं हूं ना मैं तेरी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, दे दूंगी यार, मैं भागे थोड़ना जा रही हूं कहीं, ऐसे करके बोलता है वो सामने वाला बंदा। आपको लगता है यार क्या करूं मैं, बताओ। तो वो पैसे क्या हो गए आपके, डूब गए। ऐसे ही मान लो मुरारी लाल ने रामलाल को सामान बेचा 10,000 का, और रामलाल गायब हो गया, गायब ही हो गया, दिख ही नहीं रहा, फोन करो तो उठाता भी नहीं है। क्या है ये, बैड डेट है, डूब गया पैसा, अब वो पैसा नहीं मिलेगा। अगला है हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, इस तरीके की एक फॉर्मेट है। इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। क्या रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म या कंपनी, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ इंडिविजुअल या एंटरप्राइज एट अ गिवन डेट। पॉइंट टू बी नोटेड, एक पर्टिकुलर डेट को जो फाइनेंशियल पोजीशन बतलाएगा कि एसेट्स इतने की है, लायबिलिटी इतने की है, इतने कर्जे हैं, इतना हमको पैसे लेने हैं, इसका पूरा ब्यौरा जो होता है वो एक स्टेटमेंट में दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं, अकाउंट में नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, बैलेंस शीट क्या होती है, एक तरीके की स्टेटमेंट होती है, किसकी, फाइनेंशियल पोजीशन की। इसको बोलते क्या हम लोग, बैलेंस शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, बैलेंस शीट बोलते हैं। इसी तरीके से अगला है बुक वैल्यू। अब इस बैलेंस शीट के अंदर मान लो मशीन है, हमने दिखाया एक मशीन खरीदी हुई है और उस मशीन की वैल्यू है 1,20,000 रुपए। हमारे हिसाब से आज के डेट में उसकी वैल्यू 1,20,000 है, तो हमने उसको 1,20,000 दिखा रखा है, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। तो जो बुक्स में वैल्यू रिकॉर्ड की गई है उस वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें जो आइटम रिकॉर्ड किया कि किस प्राइस पे रिकॉर्ड किया, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। अगला है हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या होता है जी, जैसे कि कैश बुक है, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, कैश बुक का एक चैप्टर है, बैंक बुक है, जर्नल प्रॉपर है, लेजर्स है, ये सब एक तरीके का बुक्स ऑफ अकाउंट कहलाता है, जहां पे हम चीजों के बारे में लिखते हैं कि हमें इतना पैसा लेना है। जैसे कैश बुक हो गया, बैंक के सारे ट्रांजैक्शन बैंक बुक पे लिखते हैं, कैश के सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिखते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट आर दोज बुक्स इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। अगला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान हमने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे अब ये मान लो लकड़ी है, अब लकड़ी को कन्वर्ट करने में जितना भी पैसा लगा है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नॉर्मली क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मान लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये लो जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो फॉर्मूला होता है इसका ओपनिंग की स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक कितना था, फिर ऐड करते हैं नेट परचेजेस। ये पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 5 में, वहां पे भी है इससे रिलेटेड चीजें। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट, नहीं 5 में नहीं, आगे चल के एक 17-18 नंबर चैप्टर है, वहां पे इसके बारे में डिटेल चर्चा है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो जो आएगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट attributable to the production of goods sold or service rendered. This is called cost of goods sold. आगे चलते हैं, अभी कौन सा आइटम बताया हमने, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगला है डेबिट। डेबिट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज नॉन डेबिट और राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज नॉन क्रेडिट। इसको यहां से समझते हैं, ये जो साइड है ये एक अकाउंट है, ये टी शेप फॉर्मेट होता है जिसमें इधर लिखते हैं डेबिट पर्टिकुलर रुपीज, सॉरी डेट पर्टिकुलर रुपीज, और इधर क्या लिखते हैं डेट पर्टिकुलर और रुपीज। ये जो साइड होती है इस साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड, और इसको बोलते हैं राइट साइड। देखो ना, इसके राइट में है और इसके लेफ्ट में है। ये जो लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं डेबिट, और जो ये राइट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। मुझे मजा नहीं, यहां पे जो डेबिट है इसको डीआर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को सीआर से। ये एक एब्रीविएशन है, जैसे डॉक्टर को क्या लिखते हैं, डीआर, है ना, ऐसे यहां पे डेबिट को डीआर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को सीआर से। शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसे ही डिनोट किया जाता है। आगे है एंट्री। एंट्री क्या होती है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज नॉन एंट्री। जैसे कि आपकी तरफ से कोई फीस आती है तो हमारे पास हमारे बुक्स में रिकॉर्ड होता है कि भाई आपने इतनी पेमेंट दी है, आपका नाम, आपकी क्लास, आपने कौन से सब्जेक्ट की फीस पे की है, वो सब रिकॉर्ड किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एंट्री। क्या बोलते हैं इसको जी, एंट्री। जैसे कि यहां पे एक एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एक एंट्री है जिसमें रिकॉर्ड किया गया कि एक भाई साहब जो रामलाल है उन्होंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया। आगे चल के जनरल के चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा, बट एग्जांपल दिखाने के लिए यहां पे किया है। ऐसे ही किसी भी तरीके की एंट्री जो भी हुआ है रिकॉर्ड करना है बुक्स में, क्या कहलाता है, एंट्री कहलाता है। अगला है एंटिटी। ये जो बिजनेस एंटिटी है इसको बोलते हैं एंटिटी, जिनका मेन काम क्या होता है, अपने सर्विस देना या गुड्स को बेचना और बदले में इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, मतलब रेवेन्यू जनरेट करना। जैसे हम लोग स्टे लर्निंग, हम लोग क्या करते हैं, कोर्सेज स्टूडेंट को देते हैं, लेकिन हम लोगों के बहुत सारे खर्चे होते हैं, समझो ना। हमारे यहाँ स्टाफ काम करता है, कैमरे का खर्चा, एडिटिंग का खर्चा, कैमरामैन का खर्चा, और बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमें मीट करने रहते हैं, और एक अच्छा खासा पैसा हमें देना पड़ता है इसके लिए, तो हम लोग चार्ज करते हैं, है ना, वहीं से सबका खर्चा चलता है ना। अपनी क्या है, ऐसे समझो ना कि भाई मेरी डिपेंडेंसी भी किसी और के ऊपर है, वहां से रेवेन्यू आएगा तो हम सबको देंगे, उसमें मुझे भी कुछ मिलेगा, उससे भाई हमारा भी घर चलता है। इसी तरीके का ये पूरा प्रोसेस है। तो यहां पे लिखा है एन एंटिटी रेफर्स टू एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज एंगेज्ड इन परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी, जिससे सेल करते हैं, परचेज करते हैं, या ट्रेडिंग करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर सबका घर चलता है। लेबर का भी घर चलता है, जो किराए, जिनको किराया देते हैं उनका भी घर चल रहा है, जो मालिक है उसका भी घर चल रहा होता है। तो स्टे लर्निंग, टाटा मोटर्स, हीरो इंडस्ट्री और इस तरीके के और भी जितनी फॉर्म्स हैं सबको क्या बोलते हैं, एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस एंटिटी। अगला है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर वो बंदा होता है जिसने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, जिसने बिजनेस में पैसे लगाए हैं उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात कह देना सही नहीं है, यहां पे काफी सारी बातें हैं। वो बंदा जिसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है और वो तैयार है फ्यूचर के सारे रिस्क को बियर करने के लिए। बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, उसको बियर करने के लिए वो तैयार है, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं उसको, प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर वो बंदा जिसने बिजनेस में पैसा लगा और बिजनेस के सारे रिस्क वो बियर करेगा, जो बिजनेस को मैनेज भी करता है और रिस्क भी बियर करेगा। यहां पे लिखा भी हुआ है कि जो क्या करेगा, बिजनेस को मैनेज भी करेगा और बियर करेगा सारे के सारे रिस्क, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर, मालिक, ऑनर। डेप्रिसिएशन, जैसे मान लो इन भाई साहब ने ये टमाटर लाने ले जाने के लिए एक ट्रक खरीदा हुआ है, तो ट्रक जब खरीदा था तब उसकी वैल्यू थी 35 लाख रुपए और आज उसकी वैल्यू है 19 लाख, तो बीच का जो डिफरेंस है 16 लाख, वो डेप्रिसिएशन है। क्या है जी, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मींस व्हाट, अ फॉल इन वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ यूजेस, यूज करने की वजह से, या फिर टाइम के साथ साथ। अब जैसे मान लो आपने कोई, मान लो एक मोबाइल ही खरीदा, आप यूज मत करो लेकिन रखे रखो, आने वाले टाइम में ऑटोमेटिकली आउटडेटेड हो जाएगा। कितनी तेजी से मोबाइल इंडस्ट्री चेंज हो रही है।
आज से कुछ टाइम पहले तक मोबाइल में कोई इतनी मारामारी नहीं थी। आज इतना मेगापिक्सल कैमरा ले लो जी, इतना जीबी रैम ले लो जी, इतना रोम ले लो जी, इसमें ये वाला डिस्प्ले है तो इसमें ये वाला डिस्प्ले है, 1000 तरीके की बातें, है ना। तो आउटडेटेड हो जाएगा ओवर द पीरियड। ऐसे ही ऑब्सोलेंस, चलन से बाहर हो जाता है कुछ चीजें जो दिखता नहीं। अब आपको पता है बहुत सारी चीजें, जैसे कि दोनों कंधों पे वो जो रेक्टेंगल टाइप बैग था वो दिखता है क्या? अब रेक्टेंगल वाला बैग वो दिखता नहीं है, वो चलन से बाहर है, आउट है। उसकी वैल्यू अगर कहीं मिल भी जाएगा ना तो उसको प्राइस बहुत कम होगा क्योंकि वो बिकता नहीं है, और किसी एक्सीडेंट की वजह से भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो रही बात, ये सभी चीजें तो वजह है कि वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो भी वैल्यू कम हुई है उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। क्या बोलते हैं उसको? डेप्रिशिएशन। अगला है रिबेट। रिबेट क्या होता है? वही एक तरीके का डिस्काउंट होता है जो किसने दिया है? सेलर ने दिया है। किसको दिया है? बायर को दिया है। लेकिन रिबेट और डिस्काउंट में एक फर्क है। डिस्काउंट और रिबेट में फर्क क्या है? डिस्काउंट हम देते हैं सेल को ज्यादा करने के लिए। रिबेट वर्ड में क्या होता है? कई बार हम कहते हैं इतना सामान खरीद लो तुम्हें इतना और बेनिफिट मिल जाएगा। बताता हूं, जिनकी दुकानें हैं ना उनको बताता हूं उनके लिए क्या होता है। जैसे कि जब वो अपने दुकान के लिए सामान खरीदते हैं तो कहते हैं भाई साहब इतनी स्कीम है। जाते हैं वहां पे सामान खरीदने तो बोलते हैं स्कीम बताओ इसके ऊपर, तो कहते हैं इतना माल ले लोगे ना तो इस पे ये स्कीम है। कई लोगों के पास एजेंसी है, जैसे किसी ने ब्रिटानिया की एजेंसी ले रखी है, किसी ने किसी की एजेंसी ले रखी है, तो ब्रिटानिया के जितने भी प्रोडक्ट है ना कहता है कि इतने की सेल अचीव कर लो तो इतना कैश प्राइस मिलेगा, यहां पे घूमने को भेज दिया जाएगा, या इसका बेनिफिट इतना मिलेगा। ये रिबेट होता है एक तरीके का बेनिफिट, या प्राइस में ही कहते हैं कि इतना माल ले लोगे ना तो इस प्राइस पे लगा देंगे। जाते हुए यार दुकान पे सब्जी लेने, वहां पे बोलते हो भैया कैसे दे रहे हो? 10 रुपए किलो। आप कहते हो 10 किलो लेना, आप बता, आपने एकदम से प्राइस ज्यादा बोल दिया। एक तो होता है नॉर्मल, भाई सही सही लगा लो, तो कहता है 10 की बजाय 9 रुपए लगा दूंगा। कहता है आप 10 किलो लेना, आप बता, है ना, तो कहता है 7 रुपए किलो ले लो जी, एक्स्ट्रा एक तरीके से। तो यहां पे बताया रिबेट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय सेलर टू द बायर अलाउड टू दोज कस्टमर हुज परचेज रीच द स्पेसिफाइड वॉल्यूम और क्वांटिटी। दिस इज कॉल्ड रिबेट। क्या बोलते हैं इसको जी? रिबेट बोलते हैं। अगला है हमारे पास इंस्टॉलमेंट। जैसे यहां पे इंस्टॉलमेंट का मतलब यह है कि किसी बंदे की कर्जे ज्यादा हो जाए उसके एसेट से, जो अब अपने कर्जों को चुकाने में सक्षम नहीं है, सब कुछ बेच दे फिर भी अपने कर्जों को ना चुका पाए, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट। अपने कर्जों को चुकाने में सक्षम नहीं है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अगला है सॉल्वेंट, उल्टा है इसका, जो अपने कर्जों को चुकाने में सक्षम है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। अगला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, पढ़ा है हमने पीछे चैप्टर में, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फाइनल अकाउंट। जिससे फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके, जिससे पता चल सके कि प्रॉफिट और लॉस क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहीं तक वैसे तो मैंने लिखवाया था, लेकिन एक आइटम और है मुझे लगता है डिस्कस करना चाहिए, वो है इनवॉइस। तो इनवॉइस एक तरीके का बिल होता है, वो पता है आपको। इनवॉइस इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब उधार पे बेचा जाता है तो वहां पे क्या रेज किया जाता है? इनवॉइस, नहीं तो बिल मिलता है। ये सारी चीजें ना, ये जो इनवॉइस वाला स्टोरी है, बिल वाला है, आगे चल के एक चैप्टर है वहां पे भी हम पढ़ेंगे। तो इनवॉइस क्या है? जब सेलर बायर को सामान बेचता है उधार पे तो वो इनवॉइस रेज करता है। क्या रेज करता है जी? इनवॉइस। तो उसको बोलते हैं इनवॉइस। डन। ये सारे के सारे आइटम आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। अभी होम फन में क्या करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको सिर्फ रिवाइज करना है। क्या करना है जी? रिवाइज करना है। ओके, मजा आ गया? और कैसा लगा जी? चलो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।